आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इंदिरा गांधी के कातिल सतवंत सिंह के भतीजे को न्यूजीलैंड में 22 साल की सजा, ड्रग्स स्मगलिंग के इल्जाम में हुई थी गिरफ्तारी। तेलंगाना के महबूब नगर की NMIMS यूनिवर्सिटी में फूड पॉइजनिंग से 80 तलबा बीमार, कई की हालत नाजुक। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मसाइल, रोजगार के लिए छोटे कारोबारियों को बचाना जरूरी। दिल्ली सरकार की पहली काबीनी मीटिंग में हस्बे वादा खवातीन के खाते में पैसे नहीं डालने पर आतिशी ने की नुक्ताचीनी, मनोज झा ने भी किया सख्त तबसरा। दिल्ली की नई वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हिंदुस्तान की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कातिल का भतीजा ड्रग्स स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मार्च 2023 में मनुकाऊ के एक छापे में 323 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया। छापे में गिरफ्तार एक मुलजिम ने अपना नाम बलतेज सिंह बताया। जांच में पता चला कि वो सतवंत सिंह का भतीजा है, जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में अपने साथी बेअंत सिंह के साथ मिलकर इंदिरा गांधी का कत्ल किया था। तेलंगाना के चडचेरला में नरसी मोनाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS के तकरीबन 80 से ज़्यादा तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। कॉलेज इंतजामिया ने शुरू में अपने तौर पर हालात को संभालने की कोशिश की और तलबा का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बाद में तलबा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के सामने महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े इशू हैं। उन्होंने कहा कि अगर रोजगार चाहिए तो छोटे कारोबारियों को बचाना होगा, GST को बदलना होगा। जब तक लोगों के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुलेंगे तब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नाकाम बताया। क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गलत GST लागू की। जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। वही लोग तो आपको रोजगार देते। आज आप भटक रहे हो, आपका भविष्य नहीं है। कारण नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां, कारण भ्रष्टाचार, कारण अंबानी अदानी जैसे अरबपति, ये आपको समझना होगा। अगर आप रोजगार चाहते हो तो सबसे पहले 2-3 चीजें होनी पड़ेगी। सबसे पहले जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको फिर से जीवित करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, GST को बदलना पड़ेगा। तीसरी बात, बैंक के जो दरवाजे हैं जो आज आपके लिए बंद हैं, आप हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोग छोटे छोटे बिजनेस चला सकते हो, मगर बिना बैंक के आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आपके लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुलेंगे तब तक भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। आप जाइए, तेलंगाना में जाइए, कर्नाटक में जाइए और देखिए वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या कर रही है। यूपी की सरकार जो है, मुझे दुख होता है ये कहते वक्त, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, एक नंबर की, देश की एक नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है, काम करना आता नहीं है, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। एक ही सवाल है आपके सामने, महंगाई और बेरोजगारी, दो मुद्दे हैं। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, दोनों में कोई इंजन नहीं है, दोनों में एक इंजन है ही नहीं। ये फेल सरकार है, इनको हटाइए,
कांग्रेस पार्टी को यहाँ लाइए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा जैसे कर्नाटक में तेलंगाना में मिल रहा है। दूसरी बात, जहां भी मैं जाता हूं मुझे एक चीज दिखती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सारे के सारे ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में आप पैसा देते हो, लाखों रुपए आपके जाते नहीं जाते, कहे ना, ठीक है। आपने पैसा देकर डिग्री ली, उस डिग्री का क्या मतलब है हिंदुस्तान में? उसका क्या मतलब है? अगर डिग्री आपको रोजगार नहीं दे सकती तो उस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है, कचरा। तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दी, उसमें से रिजर्वेशन निकाल दिया, आपसे पैसे लेते हैं, आपके माता पिता की मेहनत के पैसे लेते हैं, आपको डिग्री देते हैं और फिर आपको पता लगता है कि नहीं, डिग्री से कुछ होता ही नहीं। लाखों रुपए आपने दे दिए शिक्षा के लिए, मगर उस डिग्री से आपको हिंदुस्तान के आज रोजगार नहीं मिल सकता। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, उधर भी लाखों रुपए का आपकी जेब में से निकलता है, इलाज होता है। तो जहां भी आप देखते हो आपके जेब में से पैसा निकलता है। जितनी जीएसटी आप देते हो, या आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? हाँ खड़े हो, कितने की खरीदी? 1000। आपकी आमदनी कितनी है? ये बेरोजगार है, जैसे पूरा हिंदुस्तान आज बेरोजगार। अब आप मजे की बात समझो, दिल्ली की साबिक वज़ीर-ए-आला और आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने कहा कि बीजेपी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ये साबित हो गया है कि मोदी की गारंटी नहीं होती। मोदी गारंटी जुमला होता है। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने भी काबीना की पहली मीटिंग में खवातीन के खातों में 2500 रुपए जमा न किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। मिशन 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी और उस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूं, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में ये जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा।
पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। मैं फिर से बता रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित हो जाएगी, ये जेपी नड्डा जी ने कहा। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने, कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। जेपी नड्डा जी भी इतनी रैलियां करी, उन्होंने इतने रोड शो करे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और हर रोड शो में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जी ने कहा, और मैं उसको फिर से कोट कर रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। अब कहां गई मोदी जी के वादे कि सब महिलाएं एसएमएस को लिंक कर लें अपने बैंक के खाते से? उनकी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उनके सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी को तो आज आपने पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने झूठा साबित कर दिया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए की योजना पारित होगी। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं, या 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। आज यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2,500 रुपए कब आएंगे। लेकिन हमने तो सुना था कि पहली कैबिनेट में ही 2,500 रुपए की प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे कि मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, पहली कैबिनेट में ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उस पर तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। देखिए, रेटोरिकल अंदाज में सरकारें नहीं चला करती हैं आप, और अगर चला भी करती हैं तो जन सरोकार से मीलों दूर रहती है। यमुना की सफाई घाट पर जाने से सिर्फ नहीं होगी, आरती उतार देने से नहीं होगी। यमुना के लिए
आपको पूरा एक पेपर वर्क पहले तो करना होगा कि पॉल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से हैं, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको चोक करना है, तब जाकर के ये आरती उतार दिए तो उससे थोड़ी यमुना साफ हो जाएगी। वो तो हम हाल देख रहे हैं, गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। तो मौलिक चीज ये है कि जिन वादों के आधार पर आप आए थे उस पर प्रथम दिन से काम शुरू कीजिए, यही दिल्ली की जनता चाहती है। नरेंद्रजी मोदी यांना प्रदान करण्यात येईल। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एनसीपी के सदर शरद पवार एक साथ बैठे नजर आए। नरेंद्र मोदी ने मराठा साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह किया। नरेंद्र मोदी ने मराठी साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह किया। मैं जब मराठी के बारे में सोचता हूं तो मुझे संत ज्ञानेश्वर का वचन याद आना बहुत स्वाभाविक है। माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृतातेही पैजासी जिंके। यानी मराठी भाषा अमृत से भी बढ़कर मीठी है। इसलिए मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरा जो प्रेम है, आप सब उससे भली भांति परिचित है। मैं आप विद्वानों की तरह मराठी में उतना प्रवीण तो नहीं हूं, लेकिन मराठी बोलने का प्रयास, मराठी के नए शब्दों को सीखने की कोशिश मैंने निरंतर की है। में देख रहे हैं तो मैं नई दिल्ली की बस्ती हजरत निजामुद्दीन में वाक़ गालिब एकेडमी में बुलंद पाया मुहक्किक, मुमताज़ नाक़िद, मशहूर मुतरजिम और मोतबर शायर व अदीब डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी को याद किया गया। अदबी तंजीम कलमकार ने गालिब एकेडमी के इश्तराक से उनकी 12वीं बरसी पर एक खुसूसी मुज़ाकरे का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ अदबी और इल्मी शख्सियात ने डॉक्टर अलवी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुमताज़ आलिम दीन आयतुल्लाह अल्लामा सैयद अकील अल-गरबी ने इस मुज़ाकरे में बतौर ख़ास शिरकत की और कलीदी खुतबा पेश किया। अल्लामा अकील अल-गरबी ने डॉक्टर तनवीर अहमद को एक मुकम्मल तहज़ीबी शख्सियत करार देते हुए उनकी ज़ात को कामूस से ताबीर किया। लेकिन हकीकी जो अदबी मतन होता है, उस मतन के अंदर एक बड़ी तहजीब लिपटी हुई और सिमटी हुई होती है। एक और वजह हो गई। जलसे की सदारत फारसी के मुमताज़ आलिम प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी ने की। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी पटना के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज अली अरशद, साहित्य अकादमी के उर्दू मुशावरती बोर्ड के कन्वीनर चंद्रभान ख्याल, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर अहमद महफूज, MGM PG कॉलेज संभल में शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक वाइस चांसलर असलम परवेज़, गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद और प्रोग्राम के कन्वीनर लईक़ रिजवी ने डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की ज़ात और कमालात की मुख्तलिफ जहतों को उजागर किया। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी हमारे अहद के उन मारूदे चंद दानिश्वरों में शुमार हैं जिन्हें तख्लीक से तनकीद तक ज़बान व अदब के कई इलाकों पर यकसां कुदरत नसीब थी। एक बुलंद पाया मुहक्किक और दीदावर नाक़िद जिसकी अदबी इबारतों में शायरी भी है और दानिश्वरी भी। ऐसा इल्मी जलाल और दानिश्वराना कमाल कि बस नाक़दाना तहक़ीक़ में तो उन्हें यदे तूला हासिल था। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की दानिश्वराना तहरीरों ने उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद को नई रोशनाई, मानी आफरीनी और एतबार बख्शा है। ये बंद देखिए। इनके अलावा तनवीर अहमद अलवी के फर्जंद डॉक्टर नवेद इकबाल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे हिंदी के उस्ताद डॉक्टर हैदर अली,
معروف صحافی ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی، ڈاکٹر مظہر حسنین اور درس و تدریس سے وابستہ ادیبہ اور مصنفہ ڈاکٹر سمر جہاں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کی نظامت معین شاداب نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سمر جہاں کی مرتب کردہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی کتابوں کا اجرا بھی ہوا۔ ان میں شمالی ہند کی بولیوں اور بھاشاؤں میں 12 ماسے کی روایت اور سنت درشن سنگھ کی شاعری کے تجزیے پر مبنی کتاب نشانات نور شامل ہیں۔ اس مذاکرے میں شاعروں، ادیبوں، صحافیوں اور ریسرچ اسکالروں سمیت مختلف میدانوں سے وابستہ سرکردہ شخصیات نے خاصی تعداد میں شرکت کی، جن میں نارنگ ساقی، سلیم شیرازی، فاروق ارگلی، اختر حسنین نقوی، سید عرفان، سید سمیع الحسن وسیم جائسی، اقبال مسعود فاروقی، حسن ضیاء، ڈاکٹر شبانہ نذیر، ڈاکٹر ظہیر ربانی وغیرہ شامل ہیں۔ ہریانہ کے نارائن گڑھ میں مدرسہ زینت العلوم کے اندر مسابقہ حفظ قرآن کریم کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا علی حسن مظاہری کی صدارت میں ہوئے اس پروگرام کی سرپرستی مفتی ازہر قاسمی نے فرمائی۔ مسابقہ قرآن میں اول پوزیشن محمد صالح نے، دوم پوزیشن محمد عاقل نے اور سوم پوزیشن محمد انیس نے حاصل کی۔ ان تینوں طلباء کو مدرسے کی جانب سے سائیکلیں بطور انعام دی گئیں۔ خبرنامے میں ابھی اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آداب، سارا پروگرام